Hello dear friends, today we are going to discuss second part of atomic structure unit. इस यूनिट में हम बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डी ब्रोगलीज इक्वेशन। इस पे हम बात करते हैं तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग कोई भी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल होता है वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, और जब वो दोनों की तरह क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल वेव और आपके पास पार्टिकल की तरह बिहेव करता है कोई, तो उनके ड्यूअल नेचर को इसने एक्सप्लेन किया था। तो ड्यूअल नेचर ऑफ किसी मैटर या किसी पदार्थ के बारे में बात करता है कि ड्यूअल नेचर को इसके एक्सप्लेन करता है। तो कोई भी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। अगर कोई क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, वेव बिहेवियर शो करता है, तो वेव बिहेवियर जब वो शो करता है तो वो प्लांक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो वो प्लांक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। प्लांक इक्वेशन की एनर्जी इक्वल टू एच न्यू वाले फॉर्मूले से निकाली जाती है। तो प्लांक की एनर्जी इक्वल टू एच न्यू के अकॉर्डिंग निकाली जाती है, क्योंकि न्यू जो फ्रीक्वेंसी जो टर्म है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी किसी वेव की फ्रीक्वेंसीज देखी जाती हैं, तो इसलिए अगर वो वेव की तरह सेटिस्फाई करता है तो प्लांक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर वो आपके पास पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो वो आइंस्टीन्स इक्वेशन इक्वल टू mc स्क्वायर को सेटिस्फाई करता है। mc स्क्वायर मेरी फेवरेट इक्वेशन भी रही है, बिकॉज ये आपको एक मोटिवेशनल इक्वेशन भी है। अभी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल तो इसका मतलब एनर्जी है, मतलब मास है। अगर कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल का अपना एक मास होता है, तो वो मास है, और सी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी आप सिंपली कह सकते हो। ये उसके जनरल एक्चुअली मीनिंग है। मैं आपको उसे जनरल वे में समझा देता हूँ आपको कि आप मोटिवेट कैसे हो सकते हो इस इक्वेशन से। अगर आपके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस है और आपके पास किसी चीज को समझने का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन वाला कंसंट्रेशन, अगर आप किसी चीज पर फोकस होकर के काम करते हैं, कंसंट्रेट होकर के काम करते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए तो आपको एक्सीलेंस प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक मोटिवेशनल इक्वेशन भी है। फिलहाल हम बात करते हैं, अगर कोई वेव की तरह बिहेव करता है तो वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो आइंस्टीन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जहां पर एनर्जी, प्लांक कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, मास, स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, दोनों की दोनों एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम लेके जाएंगे। तो एच न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर आएगा। न्यू इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा, तो न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा होता है, तो इसलिए c अपॉन लैम्डा को कर लेंगे। m इनटू c इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा। आप ये जहाँ पे लैम्डा है वो आपका वेवलेंथ है, इसे आगे बढ़ाएंगे तो लैम्डा यहाँ और ये mc यहाँ नीचे आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc आएगा। यस, स्पीड ऑफ लाइट को आप c या वेलोसिटी v से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास ये आपके पास मास से रिलेटेड टर्म है, तो ये आपके m इनटू v मोमेंटम होता है, मोमेंटा होता है, और ये आपका वेवलेंथ है। तो किसी भी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और ये ड्यूअल नेचर के बीच रिलेशनशिप को भी बता रही है। अगर वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है और उसका एक मास है, तो वो मास वाला टर्म आप किसी वेव वाले टर्म से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वेवलेंथ वाले टर्म से। तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, ये जो थर्ड इक्वेशन आपके सामने आई है, इसी इक्वेशन को आप डी ब्रोगलीज इक्वेशन कहते हैं। और ये आपके पास लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, आप इस इक्वेशन को स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी मूवमेंट करते हुए क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो उसके मोमेंटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि ये 1/में है। तो ये आपके पास डी ब्रोगलीज इक्वेशन को मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो उसका डेरिवेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ। इस डेरिवेशन के बेसिस पर मैं आपको बोर मॉडल भी प्रूव करने वाला हूँ। डेरिवेशन ऑफ Bohr's atomic model, derivation of Bohr atomic model through de Broglie's equation। de Broglie's equation के बेसिस पर मैं आपको बोर का मॉडल प्रूव करने वाला हूँ। तो बोर के अकॉर्डिंग आपने लास्ट पार्ट में सीखा था mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई होता है, और mvr इक्वल टू अगर nh अपॉन 2 पाई होता है तो ये आपका डी ब्रोगलीज इक्वेशन है। इस डी ब्रोगलीज इक्वेशन को हमें प्रूव करना है, इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम इसके थ्रू प्रूव करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करते हैं, ये ऐसा उसने बताया था, मतलब
उन्होंने बताया था, और बताया था तो वो अगर आपके पास कंटिन्यूअसली वेव मोशन करते हैं तो इस तरीके से मोशन करेंगे किसी सर्कुलर पाथ में या किसी एटम के अंदर, और अगर वो कंटिन्यूअसली मोशन नहीं करते हैं तो इसको कहते हैं वेव इन फेज। और अगर आपके पास वो इस तरीके से उनका कंटिन्यूअसली मोशन नहीं होता, उनका कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस हो जाता है या ब्रेक हो जाता है कि मूवमेंट, तो ये हम कहते हैं वेव जो है आपकी वो सिस्टम से आउट ऑफ फेज है, वेव आपकी आउट ऑफ फेज है। तो वेव इन फेज और वेव आउट ऑफ फेज है। तो अगर आपके पास वेव को कंटिन्यूअसली मोशन करना है, क्योंकि अगर वो वेव पार्टिकल है, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जनरली हम बात करते हैं, तो किसी और एटम के चारों तरफ ऑर्बिट में जब वो कंटिन्यूअसली मोशन करते हैं तो उन्हें कंटिन्यूअसली मोशन करते हुए वेव फेज में जब होती है तो उसकी एक कंडीशन है, कंटिन्यूअस वेव मोशन के लिए किसी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस, जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, उस सर्कल का सरकमफ्रेंस उसकी जो वेव बिहेव कर रहा है वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये आपका इसके बेसिस पर है, क्योंकि कंटिन्यूअसली मोशन करता है बोर के अकॉर्डिंग, तो कंटिन्यूअसली मोशन करने के लिए आपको इस बात को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। और आपने अभी डी ब्रॉगली इक्वेशन से सीखा था कि 2 पाई r इक्वल टू n, और लैम्डा अभी आपने प्रूव किया था लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन mv, h अपॉन mv लगा देंगे तो mv को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 पाई को यहाँ, तो अगर ऐसा मैं करता हूँ तो mv r इक्वल टू आ जाएगा आपके पास nh अपॉन 2 पाई, और mv r इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, यही आपका क्या था, बोर एटमिक मॉडल था। तो आप बोर एटमिक मॉडल को भी डी ब्रॉगली इक्वेशन के बेसिस पर आप डिराइव कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि डी ब्रॉगली इक्वेशन सही है। इससे हम बोर एटमिक मॉडल को भी फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नए टॉपिक में, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, बहुत इंफॉर्मेटिव यूनिट है, और सारे टॉपिक इसके ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी न किसी तरीके से। और आगे बात करता हूँ नए टॉपिक पे, बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको क्या एक्सप्लेन करती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर एटमिक मॉडल भी आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी हम बहुत सारे क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत सारी चीज़ें प्रूव करते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम आज आपके सामने बताते हैं। तो श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग एटमिक मॉडल या एटम आपके पास एक वेव की तरह बिहेव करता है, या क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव करती है। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है, और वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है, उसका कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम यहाँ पे इसको प्रूव करते समय डी ब्रॉगली इक्वेशन की भी यूज करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल जो एटमिक मॉडल श्रोडिंगर ने एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंग वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह ही बिहेव करता है। तो सिंपली ये इसका जनरल स्टेटमेंट ये रहता है कि वो आपके पास क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की मैं बात करूं, क्वांटम मैकेनिक्स में जनरली हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम और इन सब के बारे में बात करते हैं, तो वही आपके क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स होते हैं। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जब हम बात करेंगे तो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है। अगर वो वेव की तरह बिहेव करता है तो उसे वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू a sin 2 pi x अपॉन लैम्डा को सेटिस्फाई करना होता है, क्योंकि जो वेव की तरह बिहेव करेगा वो वेव फंक्शंस को सेटिस्फाइड करेगा। मैं इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास वेव फंक्शंस किसे कहते हैं। फंक्शंस जनरली उन्हें कहते हैं, वैसे तो मेरे पास मैथमेटिकली भी मुझे बहुत डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारा कुछ है, लेकिन मैं रिलेशन ऑफ फंक्शन क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैथ्स के, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि फंक्शन जो आपके पास होता है सिंपली, तो इस फंक्शन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप x की वैल्यू कुछ पुट कर रहे हैं तो आपके पास साई की कुछ वैल्यूज आएगी, तो ये आपका जो फंक्शन है साई वो x के टर्म में और साइन x का फंक्शन है। तो साइन x के टर्म में या cos x के टर्म में जनरली वेव्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर आपने कभी गौर किया हो तो, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर आप कभी साइन x का ग्राफ आपने पढ़ा हो तो हमें पता है साइन 0 0 होता है, 30 पे उसकी वैल्यू 1/2 होती है, 0 1/2 1/√2 1, इस तरीके की वैल्यूज उनकी आती है। साइन 90 तक पहुंचते पहुंचते उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे 90 से अगर आप आगे के एंगल लगाते हो तो ये वेव कम होने लगती है, और वेव कम होने लगती है तो आपका नया वेव फंक्शन या वेव ग्राफ कुछ आपके पास इस तरीके का बनने लगता है। तो ये आपके पास वेव इक्वेशंस अगर इसे सेटिस्फाई करता है, x की वैल्यू लगाते रहते हो तो आपके पास वेव इक्वेशन कुछ या वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से आता है, जो कि वेव आती है बन करके। तो साई इक्वल टू a sin 2 pi x अपॉन लैम्डा किसी वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो sin x पे ग्राफ बनाते हो तो वेव्स के टर्म में वो आपके पास आता है। तो साई इक्वल टू a sin 2 pi x अपॉन लैम्डा को सेटिस्फाई करता है। अब हमें इसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रूव करने के लिए इसको
एक बार डिफरेंशिएशन करना होता है। डिफरेंशिएशन को x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियली। पार्शियली तो क्या है, यहाँ पे एक ही फंक्शन है तो एक ही हम पार्शियली डिफरेंशिएशन नहीं भी लगाते तो भी काम चल जाता है। और डेल साई ओवर डेल एक्स, तो ए साइन इसे कैपिटल एक्स पढ़ लेते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो ये पूरा x की जगह 2 पाई x अपॉन लैम्डा था ये। बाकी डिफरेंशिएशन में मैं ये बात नहीं करूँगा, सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि इसको t पुट करो फिर सॉल्व करो, उससे ज़्यादा बेटर है कि x का जो कोएफिशिएंट होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 पाई बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। हम यहाँ पे अच्छे से लैंग्वेज लिखना चाहें तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे कह सकते हैं। फिर नाउ अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल टू साइन ओवर डेल x, क्योंकि डेल अपॉन डेल x लिखूंगा तो डेल स्क्वायर डेल x स्क्वायर, तो डेल टू साइन ओवर डेल x2 आ जाएगा। a साइन इसे x पढ़ लेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो ये आपके पास बनेगा माइनस साइन 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये 2 पाई बाई लैम्डा था, x का ऑप्शन 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई होकर के 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर बना लेंगे, तो ये आपके पास आएगा। तो ये सब मल्टीप्लाई में है, ये टर्म मल्टीप्लाई, ये टर्म मल्टीप्लाई। अगर आप इस टर्म को देखो a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा, तो फर्स्ट इक्वेशन से ही आपके पास साई के इक्वल, तो इसकी जगह मैं साई पुट कर सकता हूँ, वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। डेल टू साई ओवर डेल x2 इज इक्वल टू माइनस साइन आगे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, और a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा की जगह मैंने लिख लिया a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा की जगह मैं लिख लूँगा साई, और आपके पास यहाँ पर से देखूँ तो ये साई इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे से आएगा। तो इसे हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन हमें पता है कि 4 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा की जगह हमें पता है h अपॉन एम बी होता है, तो इसका होल स्क्वायर चल रहा है। और आगे इसे बढ़ाते हैं तो डेल टू साई ओवर डेल x2 इज इक्वल टू माइनस साई इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मैंने ऊपर ही मल्टीप्लाई कर लिया है, और अपॉन एच स्क्वायर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो एम बी स्क्वायर को मैं एक नए तरीके, ये जो मैंने लिख पाया हूँ लैम्डा की जगह यहाँ से इसे, तो ये मैं डी ब्रॉगलीज इक्वेशन से मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसे आप अपनी लिखा इस साइड में बता सकते हैं कि फ्रॉम डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। और डेल टू साई ओवर डेल x2 इज इक्वल टू माइनस इस एम बी स्क्वायर को मैं थोड़ा सा सही से लिखना चाह रहा हूँ, माइनस 4 पाई स्क्वायर, इसको मैं m इंटू एम बी स्क्वायर करके लिखना चाह रहा हूँ। इससे क्या फायदा होने वाला है वो पता चलेगा, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम बी स्क्वायर, तो एम बी स्क्वायर की जगह मैं इसे 2 काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी जब मैं इसकी जगह पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 4 पाई स्क्वायर इंटू 2 काइनेटिक एनर्जी, तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आएगा अपॉन एच स्क्वायर आपको यहाँ से मिलेगा, तो ये बनेगा आपके पास डेल टू साई ओवर डेल x2 इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ये जो आपके पास मिली है, तो हम यहाँ पर से एक टर्म और यूज़ करने वाले हैं। हमें पता है टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए वो पोटेंशियल एनर्जी को वी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो मैं इसकी जगह यहाँ पर से E माइनस वी यूज़ कर सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ से E माइनस वी यूज़ करता हूँ तो डेल टू साई ओवर डेल x2 इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर m और यहाँ पर से E माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इसी इक्वेशन नंबर को मैं यहाँ पर कुछ पढ़ लेता हूँ, तो कुछ नहीं माना तो सेकंड माना है, तो इस सेकंड इक्वेशन को ही आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। तो डेल टू साई ओवर डेल x2 इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर m E माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर। माइनस साइन को इधर लेके आओगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और अगर आप ये वन डायमेंशनल है क्योंकि x ही x में चल रहा है, अगर आप इसे 3 डायमेंशनल में लिखना हो तो डेल टू साई ओवर डेल x2 प्लस डेल टू साई ओवर डेल y2 प्लस डेल टू साई ओवर डेल z2 इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर E माइनस वी। ये कह सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आई थिंक मेरा कोई टर्म छूटा है, साई भी चल रहा था, तो यहाँ पे पीछे से साई भी रहेगा, यहाँ पर भी साई रहने वाला है, और यहाँ पर भी साई रहने वाला है, और यहाँ पे भी साई, क्योंकि यहाँ पे साई भी था। तो एक तो ये आपके पास जो सेकंड इक्वेशन में दिख रहा है वो आपके पास
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। फॉर 3 डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, del 2 psi ओवर del x2 प्लस del 2 psi ओवर del y2 प्लस del 2 psi ओवर del z2 माइनस उधर से इधर आएगा तो 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस b psi और इक्वल टू 0। इस पूरे टर्म को अगर मैं यहाँ पे से देखूँ del 2 अपॉन del x2 प्लस del 2 अपॉन del y2 प्लस del 2 अपॉन del z2, इसे लैप्लेशियन ऑपरेटर कहते हैं। साई अगर मैं कॉमन कर लूँ तो del 2 अपॉन del x2 प्लस del 2 अपॉन del y2 प्लस del 2 अपॉन del z2 को लैप्लेशियन ऑपरेटर कहते हैं। हम इसे del स्क्वायर से लिख सकते हैं, तो del स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस b psi इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 आपके सामने आई है, इस थर्ड इक्वेशन को 3 डायमेंशनल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ और बाकी इससे रिलेटेड कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी जिंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट।